मैं अवधेश शुक्ला मां शारदे टीचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 11वीं की भौतिकी का टॉपिक आज लेकर आया हूं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा, कोई बाह्य बल न लग रहा हो, इस नियम के अनुसार किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। यदि इस नियम के अनुसार किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। यहां पर यह एक और हम परिभाषा दे सकते हैं, अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के, दूसरे शब्दों में अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के विलगित निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, का कुल संवेग नियत रहता है। यहां पर यह कह रहा है कि अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के विलगित निकाय का कुल संवेग नियत रहता। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है एक दूसरे कणों में आपस में टकराना या आकर्षण बल लगाना, ये अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत आता है। विलगित निकाय क्या है? यदि किसी निकाय पर लगने वाले बल का मान शून्य हो तो उसे विलगित निकाय कहते हैं। यदि किसी निकाय पर लगने वाले बल का मान शून्य हो तो उसे विलगित निकाय कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के विलगित निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। यह प्रमाण लिखे, माना ए और बी दो पिंड हैं, ए और बी दो पिंड हैं, दोनों में संघट्ट होता है, दोनों में संघट्ट होता है। संघट्ट का मतलब होता है आपस में टकराना। दोनों क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं, तत्पश्चात दोनों पृथक हो जाते हैं, दोनों पृथक हो जाते हैं। पृथक होना माने अलग हो जाना। टकराते हैं, तत्पश्चात दोनों क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। तो माना माना
संवेग, दोनों कणों के संवेग, दोनों कणों के संवेग क्रमशः पीए वेक्टर तथा पीवी वेक्टर। तो संघट्ट के पश्चात दोनों कणों के संवेग पीए डैश वेक्टर तथा पीवी डैश वेक्टर तो संघट्ट के पूर्व कण ए तथा कण बी का कुल संवेग लेंगे तो क्या होगा, पीए वेक्टर धन पीवी वेक्टर। ये क्या हो गया, संघट्ट के पूर्व। इसी प्रकार संघट्ट के पश्चात कण ए तथा कण बी का संवेग क्या हो जाएगा, पी डैश ए वेक्टर प्लस पी डैश बी वेक्टर। इसको समीकरण 1 दे देंगे और इसको समीकरण 2 दे देंगे। तो पिंड बी के संवेग में परिवर्तन, पिंड बी के संवेग में परिवर्तन लेंगे तो क्या होगा, आगे ए कर लेंगे, ध्यान रखना है। पहले पिंड ए के संवेग में परिवर्तन निकालेंगे, फिर पिंड बी के संवेग में परिवर्तन निकालेंगे। तो पिंड ए के संवेग में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग क्या है, पी डैश ए वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर। ये ध्यान रखना है। यहां पर पी डैश ए वेक्टर क्या है, अंतिम संवेग, और पी ए क्या है, प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ये पिंड ए के संवेग में परिवर्तन होगा। यदि संघट्ट का समय डेल्टा टी हो तो, यानी यदि संघट्ट का समय डेल्टा टी हो, तब पिंड बी द्वारा ए पर आरोपित बल, पिंड बी द्वारा ए पर आरोपित बल क्या होगा, एफ वेक्टर ए बी, एफ वेक्टर ए बी हो तो एक सूत्र होता है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। बल आवेग क्या है, एफ वेक्टर ए वी इंटू डेल्टा टी बराबर संवेग में परिवर्तन क्या होगा, पी ए डैश वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर। यहां पर हम लिख देंगे बल आवेग बराबर क्या होगा, संवेग में परिवर्तन। ये इस सूत्र से हुआ है। बल आवेग अल्प समयांतर और बल, जब बल अल्प समयांतराल के लिए लगाया जाता है, इसके पहले की वीडियो में हमने बताया है कि बल आवेग क्या है। यानी एक बल अल्प समयांतराल के लिए जब लगाया जाता है किसी वस्तु पर, तो उसे बल आवेग कहते हैं। तो एफ ए बी गुणे डेल्टा टी बराबर पी डैश ए वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर।
पीवी वेक्टर। ठीक, यदि संघट्ट में लगा समय डेल्टा टी हो तो पिंड ए द्वारा पिंड बी पर आरोपित बल एफ ए बी, इसको क्या एफ ए बी, एफ डी ए लेंगे, एफ डी ए वेक्टर। तो पुनः जो हम सूत्र बताए हैं, बल आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, तो बल आवेग वही क्या होगा, एफ डी ए वेक्टर गुणे डेल्टा टी बराबर पीवी डैश वेक्टर माइनस पीवी वेक्टर। इसके पहले वाले को हम समीकरण 1 दे देंगे और इसको समीकरण 2 दे देंगे। अब लिखेंगे आगे, परंतु न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी क्या लिखेंगे, एफ ए बी वेक्टर बराबर माइनस एफ बी ए वेक्टर। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। जब यह न्यूटन की गति का तृतीय नियम है तो इस मान को इस प्रकार लिखेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे कि डेल्टा टी का गुणा कर देंगे। समीकरण इसको 3 दे दीजिए। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में डेल्टा टी का गुणा करने पर, इसके दोनों पक्षों में डेल्टा टी का गुणा कर देंगे। समीकरण 3 में समीकरण 1 एवं समीकरण 2 का मान रखने पर मान रखेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले हम किसका मान रखेंगे, एफ ए बी इंटू डॉट डी टी। तो इसका मान हम रखेंगे, क्या रखेंगे, पी डैश ए वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर बराबर, यहां पर माइनस ले लेंगे, फिर पी डैश बी वेक्टर माइनस पी बी वेक्टर। ये यहां पर चूंकि ऋणात्मक चिन्ह है, अतः उसका हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। तो पी डैश ए वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर बराबर माइनस का गुणा होगा, तो माइनस पी डैश बी वेक्टर प्लस पीवी वेक्टर। अब क्या करेंगे, दोनों को एक तरफ कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, एक तरफ कर देंगे। ए डैश डैश वाले को एक तरफ और बिना डैश वाले को एक तरफ कर देंगे। तो इसको यदि इधर करेंगे तो ये प्राप्त होगा इस प्रकार, पी ए वेक्टर प्लस पीवी वेक्टर इज इक्वल पी डैश ए वेक्टर प्लस पी डैश बी वेक्टर। हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। अतः निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर निकाय का
अंतिम संवेग। निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर निकाय का अंतिम संवेग। अतः यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होता है। निकाय का प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी से जय माता दी।